और दोनों ही सेनाओं की ओर से जैसा हम आपको बता रहे हैं अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना का ये बड़ा दावा कि युद्ध के तीसरे दिन तक 3000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, 200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को बंदी बनाया गया है, रूस के 102 टैंक, 16 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं, 540 बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया गया है। और वहीं यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है अपने नागरिकों को कि जो साइन बोर्ड्स हैं वो हटा दें, ताकि यही स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, ताकि रूसी सेना को आगे बढ़ने में मदद न मिले, क्योंकि ये हमेशा एक पॉजिटिव फैक्टर यूक्रेन की सेना के लिए रहेगा, क्योंकि वो सब वहां के लोकल जितने इलाके हैं उनकी समझ उनको है, लेकिन बाहर से कोई सेना आती है तो उनको इलाकों की इतनी समझ नहीं होती और साइन बोर्ड से उनके लिए कहीं ज्यादा आसान होगा आगे बढ़ना, और इसीलिए उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि साइन बोर्ड्स हटा दिए जाएं। तो दोनों ही सेनाओं की ओर से अपने अपने दावे, लेकिन यूक्रेन यहाँ पर नजर आ रहा है कि बैकफुट पर नहीं है, पूरी तरह से रेजिस्टेंस देने की कोशिश सेना की ओर से की जा रही है। कल भी उन्होंने हुंकार भरी थी कि उन्हें राइड नहीं चाहिए, उन्हें हथियार चाहिए, उन्हें सवारी नहीं चाहिए। अमेरिका का जो प्रस्ताव था वो भी उन्होंने ठुकरा दिया था। और एक कमेंट जल्दी से आरती टिक्कू आपका, आप जो सिचुएशन बनती हुई ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, किस दिशा में जा रहा है युद्ध और ये कितना लंबा खींचेगा, जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे थे कल? देखिए, अभी तीसरे दिन के बाद मुझे लग रहा है कि हमको ओवरऑल जो एनालिसिस जो हम कर रहे थे इस वॉर के बारे में उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन उभरती आ रही है कीव से, उससे ये साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन ने कहीं ना कहीं एक बूबी ट्रैप का जो सिचुएशन है वो परमिट किया है रशिया के लिए। वो इस तरह, क्योंकि वो शुरुआत पहले दिन ही हमने ये देखा कि टैंक्स आ रहे हैं, रशियन ट्रूप्स ने आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि एरियल सुप्रीमेसी जो रशिया ने क्लेम की थी, उसके बावजूद भी कीव में लड़ाई हो रही है। और आपको अगर हम कुछ चीज़ें, कुछ बिंदु कनेक्ट करें तो ये दिख रहा है कि एक तरफ से नेटो के जो कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज जो कह रही है हम सैन्य मदद भेजेंगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि सैन्य मदद ऑलरेडी दी गई थी, ऑलरेडी पहुंची थी कीव, और कीव को मालूम था कि पुतिन अटैक करेंगे? क्या ये प्री प्लान्ड कोई कंस्पिरेसी थी कि पुतिन को इस वॉर में एंगेज करे? क्योंकि वॉर स्ट्रैटेजी है, ये वॉर्स में इस तरह के बिहेवियर देखे गए हैं, इस तरह की तो सभी देश जो हैं वो सैन्य मदद की भी बात की जा रही है, आर्थिक सहायता भी पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने, जर्मनी ने मिसाइल्स देने का ऐलान किया है, ये मदद दी जा रही है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर और प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें स्विफ्ट इंटर बैंक पेमेंट से कई रूसी बैंक को काट दिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। स्विफ्ट आर्थिक प्रतिबंधों का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। स्विफ्ट की स्थापना आपको बता दें 1973 में हुई थी। यूरोप के देश बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। स्विफ्ट के जरिए विदेशों में पैसों का लेन देन किया जाता है। 200 देशों के 11,000 बैंक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। रूस के 300 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तेल और गैस के व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। रूस का 40% राजस्व तेल और गैस व्यापार से आता है, और स्विफ्ट से हटाने पर ईरान के विदेशी व्यापार में 30% की कमी हुई थी। तो स्विफ्ट से ये जो अलग करने की जो बात है, इसका असर हमने पहले ईरान पर होते हुए देखा था, और अब यही जो है अब रूस के साथ करने पर विचार किया जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि उसे इस सिस्टम से अलग कर दिया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया कि कैसे ये प्रभाव पड़ेगा, ये आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। और खार्किव में लगातार सुनी जा रही है धमाके की आवाज। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे हमने आपको बताया था, रूसी सेना खार्किव में एंट्री कर चुकी है। दोनों ओर से खार्किव में भारी गोलीबारी इस वक्त जारी है, और हम देखेंगे कि ये धमाके और गोलीबारी, जो शेलिंग है और मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स, अब ये आगे आने वाले घंटों में और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि रूस ने यह ऐलान कर दिया था कि बातचीत के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। ऐसे में चौतरफा हमले के आदेश दे दिए गए थे कि हमले और ज्यादा तेज होंगे और ज्यादा आक्रामक अंदाज में अब रूस की ओर से यह आक्रमण किया जाएगा यूक्रेन पर। बहुत जल्दी से कमेंट मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि कीव जो है मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है पूरे ऑफेंसिव का। अब चारों दिशाओं की बात करें तो मेरा अनुमान है कि जो मेन ऑफेंसिव है वो पूर्वी दिशा से है, जो कि रशियन डोमिनेटेड है, और जो उत्तरी दिशा से बेलारूस के साइड से है वो भी मेन ऑफेंसिव है। ये दोनों ऑफेंसिव
जाके कोइंसाइड करेंगे, मिलेंगे कीव के आउटस्कर्ट्स पे और कीव की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक दक्षिणी दिशा की बात है, ओडिशा की बात है, तो वहाँ प्रोसेस ऑफ कंटेनमेंट होगा कि सी के तरफ से कोई सपोर्ट ना आए। यदि हम पश्चिमी दिशा की बात करें, मैं आपको रोक रही हूँ। रूस का न्यूक्लियर कचरे की साइट पर मिसाइल हमला हुआ है। हम ये जानकारी भी देते जाएं और कमेंट्स भी हम लगातार ले रहे हैं। और कीव के पास ही रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ऑयल डिपोज को पहले निशाना बनाया गया था और रूस का न्यूक्लियर कचरे की साइट पर यह मिसाइल हमला। तो ये हमले के जो आप देख रहे हैं किस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और लगातार अटैक्स बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। ये अब जो बड़ी जानकारी है, न्यूक्लियर कचरे की साइट पर मिसाइल हमला। तो न्यूक्लियर कचरे की साइट पर अगर यह हमला किया जा रहा है, अनुराग आपका भी एक कमेंट इस पर। ये रशिया की सोची समझी टेक्निक है जहां पे वो एक स्ट्रेटेजिक वॉर टैक्टिकल लेवल पे लड़ रहा है। आपने देखा कि 2 दिन के अंदर वो यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचने में कामयाब रहे थे और उनकी सैबोटाज फोर्सेस ऑलरेडी कीव के अंदर एंटर कर चुकी हैं। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो किस लेवल के हथियार इस देश पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने स्ट्रेटेजिक की एरियाज जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे कि यूक्रेन की सेना कमजोर हो जाए। आपने देखा एयरपोर्ट, रोड, ऑयल टैंकर्स, एंटी एयर मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें नष्ट करने के बाद अब उन्होंने एक थोड़ा सा संकेत दिया है जिसमें उन्होंने Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.